स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए। इस वीडियो के साथ शुरू हो रहे हैं कुछ फुल डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस और उसके आंसर को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रजनन तंत्र, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले हम लोग जानेंगे प्रजनन क्या है। ठीक है, तो अपने समान जो संतति की उत्पत्ति करते हैं उसी को हम लोग प्रजनन के नाम से जानते हैं, और जो प्रजनन में जो भी अंग भाग लेते हैं उसी को हम लोग प्रजनन तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपने समान संतति की उत्पत्ति करना ही प्रजनन कहलाता है, और जो भी इस क्रिया में भाग लेते हैं यानी प्रजनन में भाग लेने वाले जो तंत्र होते हैं उसी को हम लोग प्रजनन तंत्र के नाम से जानते हैं, या प्रजनन में जो भी अंग भाग लेते हैं उसी से प्रजनन तंत्र बनता है। ठीक है, यह क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है अलैंगिक प्रजनन क्रिया यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें केवल एक कोशिकीय जीवों में यह संभव होता है, जैसे अमीबा या बैक्टीरिया में, जिसमें केवल एक ही व्यष्टि जनन में भाग लेता है। ठीक है, ये जो जनन की विधि है वो केवल एक कोशिकीय जीवों में ही संभव है, बहुकोशिकीय जीवों में यह संभव नहीं है। जैसे अमीबा या बैक्टीरिया में इस प्रकार के प्रजनन होती है। नेक्स्ट है लैंगिक प्रजनन क्रिया यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होती है वो बहुकोशिकीयों में होती है, जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, जिसमें नर व मादा अथवा पुरुष एवं स्त्री के बीच लैंगिक संबंध स्थापित होने से एक नए जीव या व्यष्टि की उत्पत्ति होती है। इसमें माता पिता दोनों के आनुवंशिक गुण होते हैं, और जो असेक्सुअल होते हैं उसमें केवल एक ही व्यष्टि के आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं, और सेक्सुअल में माता और पिता दोनों के जो आनुवंशिक गुण है वो आता है। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वह होता कैसे है, तो स्त्री एवं पुरुष दोनों ही में विशिष्ट जननीय कोशिकाएं यानी जर्म सेल होती हैं, जिनको युग्मक या गैमेट कहते हैं। जैसे पुरुषों में शुक्राणु होते हैं और महिलाओं में ओवम या अंडाणु या डिंब होते हैं। ठीक है, शुक्राणु के डिंब के साथ संयोजित होने पर गर्भधारण की क्रिया संपन्न होती है। शुक्राणु का ओवम के साथ यानी स्पर्म का ओवम के साथ जब फ्यूजन होता है तब फर्टिलाइज होता है। उसके बाद जाइगोट बनता है और फलस्वरूप गर्भधारण शुरू होता है। जो स्त्री के गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है वहीं पर उसकी वृद्धि और विकास होता है। धीरे धीरे यह एक शिशु का रूप धारण कर लेता है और 9 माह पश्चात इस शिशु का जन्म होता है। ठीक है, जब जाइगोट बनता है उसके पश्चात ये गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है वहीं पे धंस जाती है, और वहीं पे धीरे धीरे भ्रूण का रूप लेने के बाद 9वें महीने में शिशु के रूप में परिपक्व होकर बाहर निकलती है शरीर से। इस प्रकार पुरुष के जनन संस्थान का कार्य शुक्राणु को उत्पन्न करना एवं स्त्री में संचारित करना है। स्त्री जनन संस्थान का कार्य डिंब को उत्पन्न करना, और यदि वह गर्भित हो जाता है तो उस डिंब का पोषण करना जब तक कि पूर्ण विकसित होकर शिशु के रूप में उसका जन्म नहीं हो जाता है, और फिर स्तनपान करके उसको पोषण करना जब तक कि वह खाने पीने लायक नहीं हो जाता है। ठीक है, यानी जो पुरुष जो होते हैं वो शुक्राणु को उत्सर्जित करते हैं और महिला के शरीर में उसको छोड़ते हैं। ठीक है, और महिलाओं का जो कार्य होता है जनन अंग का वो होता है अंडाणु या डिंब का निर्माण करना और उसको शुक्राणु के साथ फ्यूजन करके और बच्चे के रूप में वृद्धि करवाना। ठीक है, साथ ही जो स्त्रियां होती हैं वो जन्म के साथ साथ स्तनपान के द्वारा बच्चे को फीडिंग कराने का भी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है स्त्री के प्रजनन अंग, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। तो स्त्री के जो प्रजनन अंग है वो दो भागों में बांटा गया है, एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक जो अंग है उसमें आती है ओवरीज यानी अंडाशय, दूसरा होता है फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं इसको, और तीसरा होता है यूटेरस। ठीक है, जो आंतरिक अंग है उसमें ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस आते हैं। अगला है बाह्य जनन अंग, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं स्त्री के। उसमें आते हैं पहला होता है मोनोपीवस, दूसरा होता है लेबिया मेजोरा, तीसरा लेबिया माइनोरा, चौथा क्लाइटोरिस, पांचवा लेजर एंड ग्रेटर वेस्टिबल्स, छठा हाइमेन, और सातवां जो होता है वो वेजाइना होता है। यानी जो इंटरनली होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल में वो 3 होते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज और यूटेरस। ठीक है, जो बाह्य जननांग होते हैं फीमेल में वो पहला होता है मोनोस्पीवस, दूसरा लेबिया मेजोरा और माइनोरा, तीसरा क्लाइटोरिस, चौथा लेजर एंड ग्रेटर वेस्टिबल्स,
पांचवा ये छठा बोले हाइमेन और सातवां होता है वेजिना। ठीक है, ये होते हैं जो एक्सटर्नली ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव में। आगे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग मासिक स्राव को यानी मेंस्ट्रुएशन को। ठीक है, एक स्वस्थ युवती को प्रथम मासिक स्राव या रजोदर्शन से लेकर संपूर्ण प्रजनन काल में गर्भाशय से म्यूकस एवं अन्य पदार्थ से मिश्रित रक्त स्राव प्रत्येक 28 दिन के अंतर पर होता है। इसी को हम लोग मासिक स्राव के नाम से जानते हैं। यह स्राव 3 से 5 दिन तक होता है। यह प्रक्रिया 12 से 16 वर्ष की आयु से लेकर 45 से 50 या 55 साल भी कहीं कहीं लिखा होता है तक प्रत्येक महीने प्रत्येक 28 दिनों पर निरंतर होती रहती है। एक मासिक जो चक्र होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया 4 अवस्था में पूर्ण होती है। जो एक स्वस्थ युवती होती है उसका प्रथम जो मासिक स्राव है जिसे रजोदर्शन बोलते हैं, उससे लेकर और संपूर्ण प्रजनन काल जो 45 से 50 साल होता है वहां तक जो भी शरीर से मिश्रित रक्त स्राव बाहर निकलते हैं उसी को हम लोग मासिक स्राव के नाम से जानते हैं, जो कि 12 से 16 वर्ष की आयु में किसी युवती में शुरुआत होती है। साथ ही 45 से 50 वर्ष तक की आयु में जब तक रजो निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक ये निरंतर 28 दिनों के अंतराल पे आती रहती है। ये जो अवस्था है वो 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। ठीक है, ये मासिक स्राव जो है वो 4 अवस्था में पूर्ण होती है। पहला होता है प्रचुर उद्भव अवस्था जिसे प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। इसमें गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है यानी एंडोमेट्रियम होती है उसमें छीन होना शुरू होता है यानी वो टूटने लगती है। इसकी एक पतली आधारित परत जो होती है वो शेष रह जाती है, परंतु यह एंडोमेट्रियम मासिक धर्म के 5वें से 6ठे दिन पर स्वयं ही ठीक हो जाती है। यानी मासिक धर्म के बीतने के बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। इस अवस्था में पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रखंड फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन जिसे हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH बोलते हैं वो स्राव करती है। यानी गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से ही FSH हार्मोन स्रावित होता है और वही जो होती है धीरे धीरे टूट के और वही रक्त में मिलके और शरीर से बाहर निकलती है। फलस्वरूप डिम्ब ग्रंथि का फॉलिकल परिपक्व हो जाता है। इसके कारण एस्ट्रोजन की मात्रा रक्त में अधिक हो जाती है तो FSH का स्राव रुक जाता है, परंतु एस्ट्रोजन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम अधिक मोटी तथा नलिकामय बन जाती है। FSH के बंद होना जाने से अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि जो आगे का पिट्यूटरी ग्रंथि है वो LH का स्राव करना शुरू कर देती है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव शुरू कर देती है और यह अवस्था 14वें दिन डिम्ब उत्सर्जन के साथ ही समाप्त हो जाती है। अगला जो अवस्था है वह है सेक्रेटरी फेज यानी स्रावी अवस्था। डिम्ब ग्रंथि के फॉलिकल के फटने के बाद डिम्ब का उत्सर्जन होता है। जो 14वें दिन डिम्ब का उत्सर्जन होता है वो फॉलिकल के फटने के बाद ही होता है तथा फॉलिकल को अस्थिरित करने वाली कोशिकाएं इस स्थान पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से एक प्रकार की पीली रचना बनाती है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है उसी के प्रभाव से एक पीली रचना बनती है जिसको कॉपर्स ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, जो भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके प्रभाव से एक जो है वो डिम्ब ग्रंथि में एक पीली रचना बनती है जिसे कॉपर्स ल्यूटियम बोलते हैं। इसी के कारणवश प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से गर्भाशय में एंडोमेट्रियम की परत विकसित होती है जिससे ग्लाइकोजन तथा अन्य एंजाइम स्रावित होते हैं ताकि निषेचित डिम्ब का पोषण ठीक प्रकार से हो सके। जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉपर्स ल्यूटियम के बाद बनता है। ठीक है, यह स्रावित होना शुरू होता है। जो कॉपर्स ल्यूटियम है वो एक पीली रचना होती है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से बनती है। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और इसी के प्रभाव के कारण गर्भाशय में एंडोमेट्रियम की परत विकसित होती है जिससे ग्लाइकोजन तथा अन्य एंजाइम स्रावित होते हैं। इसका कार्य जो होता है वो निषेचित डिम्ब को यानी जो अंडाणु होते हैं उसको पोषण देना होता है। प्रागर्त प्रावस्था यानी प्री मेंस्ट्रुअल फेज। यह प्रावस्था ऋतुस्राव प्रारंभ होने के लगभग 2 दिन पहले की होती है। इसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन का स्राव होना रुक जाता है। जब दोनों हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होना बंद हो जाता है तब जो है ऋतुस्राव स्टार्ट होता है, जो कि ऋतुस्राव के शुरू होने के 2 दिन पहले ही होता है। और इनके अभाव में कॉपर्स ल्यूटियम नष्ट होने लगते हैं तथा एंडोमेट्रियम भी सिकुड़ने लगती है। जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम है वो सिकुड़ने लगता है और कॉपर्स ल्यूटियम भी है वो नष्ट होने लगते हैं और वही जो है रक्तस्राव में मिक्स होकर और शरीर से बाहर निकलता है। अगला है रजोधर्म की अवस्था। ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल फेज। जो रजोधर्म की अवस्था होती है वो डिम्ब निषेचित नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन का स्राव बंद हो जाता है। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है अगर डिम्ब निषेचित नहीं हो तो उस समय प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन का स्राव बंद कर देते हैं। इसके अभाव में कॉपर्स ल्यूटियम का अपक्षय यानी टूटना होने लगता है। फलस्वरूप गर्भाशय का अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम
का परिगलन यानी सिकुड़ना शुरू होता है और यही नष्ट हुई सतह रक्त तथा श्लेष्मा आदि के साथ बहने लगती है, जिसको मासिक धर्म बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है अगर सिकुड़ना शुरू हो जाए तब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो धीरे धीरे टूट के और रक्त में मिश्रण होकर शरीर से बाहर आने लगता है, जिसे हम लोग मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। और ये तभी संभव है जब डिम्ब जो है निषेचित नहीं होते हैं और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन का स्राव बंद हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गर्भाशय। ठीक है, जो स्त्री का एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वही है यूटेरस। ठीक है, उसी को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। एक युवती के गर्भाशय की आकृति उल्टी नाशपाती जैसी होती है। ये श्रेणी गुहा में मूत्राशय के पीछे व मलाशय के आगे स्थित होती है। ठीक है, जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर उसके पीछे और जो रेक्टम होता है उसके आगे स्थित होती है। यह एक भ्रूण शिशु को रख सकने वाला खोखला यानी कैविटी टाइप की मसल्स द्वारा निर्मित स्त्रियों का अंग होता है। इसकी जो औसत लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, यानी एक गर्भाशय का जो नॉर्मली स्वस्थ युवती होती है या स्त्री होती है उसके गर्भाशय की जो लंबाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर। गर्भाशय का आकार जो होता है वह गर्भावस्था में लगभग 4 गुना बढ़ जाता है। नॉर्मल जो होता है गर्भाशय का आकार वह गर्भावस्था में 4 गुना तक बढ़ जाता है। गर्भाशय प्रसव होने पश्चात धीरे धीरे अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं। गर्भाशय जो है वह प्रसव के समाप्त होने के पश्चात धीरे धीरे अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं, यानी 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर जो मोटा होता है उसी शेप में गर्भाशय के प्रसव समाप्त होने के बाद अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं। ये एक त्रिभुजाकार व खोखली रचना होती है। इसके ऊपरी भाग चौड़ा होता है जिसको हम लोग फंडस के नाम से जानते हैं, यानी गर्भाशय के जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग फंडस के नाम से जानते हैं। गर्भाशय जो होता है वो एक त्रिभुजाकार व खोखली रचना होती है। अगला है गर्भाशय को संरचना के आधार पे जो बांटा गया है उसको। तो पहला है बॉडी ऑफ यूटेरस यानी गर्भाशय काय। ठीक है, यह गर्भाशय का जो 2/3 भाग होता है और 2 इंच लंबा भाग होता है, यानी ये सबसे ऊपरी भाग होता है जो 2/3 या 2 इंच लंबा होता है। इसकी ऊपरी भाग में दोनों ओर एक एक नली आकर खुलती है। इन नलियों को डिम्ब वाहिनियों के गर्भाशय में खुलने वाले छिद्रों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर वाले उन्तेदर गुंबज के आकार के गर्भाशय के भाग को फंडस कहते हैं। ठीक है, यानी जो सबसे ऊपर जो 2 छिद्र होते हैं उसे हम लोग फंडस के नाम से जानते हैं गर्भाशय के। ठीक है, जो कि फैलोपियन ट्यूब द्वारा जुड़े होते हैं। इसके पश्चिम भित्ति पर गर्भित डिम्ब आरोपित होता है। ये इसके सबसे पिछली भित्ति पर ही जो फैलोपियन ट्यूब से निषेचित अंडाणु होते हैं वो आके आरोपित होते हैं। गर्भाशय फंडस से नीचे की ओर धीरे धीरे संकीर्ण यानी पतला होते जाता है और इसकी अग्रज यानी आगे वाली जो सतह होती है वह मूत्राशय से सटी व सपाट होती है। जो आगे का ब्लाडर होता है यूरिनरी ब्लाडर उससे सटा होता है और सपाट होता है एवं पेरिटोनियम से आच्छादित होती है, यानी उसके ऊपर एक आवरण छप लगा होता है जिसे हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। यह मूत्राशय पर परिवर्तित हो जाती है और मूत्राशय एवं गर्भाशय के बीच के गुहा को वेसिक्यूराइटाइन कोस्ट के नाम से जानते हैं, यानी पाउच बोलते हैं। अगला है गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स। ठीक है, यानी सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। इसकी जो लंबाई होती है वो कुल गर्भाशय के 1/3 भाग या लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास लंबा होता है। यह भी भाग संकीर्ण होता है यानी पतला होता है, इसलिए काय की अपेक्षा यह अधिक बेलनाकार होता है। यह ऊपर नीचे की अपेक्षा बीच में अधिक चौड़ा होता है, यानी इसका जो रचना होता है वो बेलनाकार होता है और ऊपर नीचे की अपेक्षा ये बीच में जो होता है वो अधिक चौड़ा होता है। गर्भाशय ग्रीवा नलिका का ऊपरी लगभग 1/3 संकीर्ण भाग जो होता है उसे हम लोग इस्थमस के नाम से जानते हैं। गर्भाशय जो ग्रीवा नलिका होती है उसका ऊपरी भाग लगभग 1/3 जो संकीर्ण भाग होता है उसे हम लोग इस्थमस के नाम से जानते हैं। स्त्री रोग जैसे कि मासिक धर्म से संबंधित रोगों, गर्भाशय के रोगों, विशेष रूप से आबुर्द या ट्यूमर जिसे बोलते हैं, एवं गर्भावस्था को समझने के लिए गर्भाशय की प्राचीरों की रचना का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी गर्भाशय की जो रचना होती है उसको हम लोग को स्टडी करना जरूरी होता है अगर स्त्री रोग से संबंधित कोई भी चीज़ को जानकारी रखना है तब। अब गर्भाशय में कितने परत होते हैं? तो जो पहला परत होता है वो होता है पेरीमेट्रियम, जो सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है, अगला जो परत होता है वो होता है मायोमेट्रियम, जो बीच वाला परत होता है और ये चिकना होता है और लगभग आधा इंच मोटा होता है। और लास्ट जो होता है वो होता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये सबसे बाहरी परत होता है और ये गर्भाशय को सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, ये लगभग 3 से 4 मिलीमीटर मोटा होता है।
आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।